गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास NCERT फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं और हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और उसके हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपके बीच उपस्थित है 7th लेक्चर में। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है, आपको पता ही होगा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। 12th क्लास NCERT फिजिक्स की स्टडी हम कर रहे हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित का मतलब समझो सबसे पहले आप। विलगित का मतलब होता है अलग होना, एकदम अलग। मतलब कैसे? जैसे डेली रूटीन लाइफ का आप एक एग्जाम्पल समझिए। थर्मस तो आपने देखा ही होगा। थर्मस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? देखो, थर्मस में अगर हम ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा ही रहता है, और अगर हम थर्मस में गर्म पानी रखते हैं या गर्म पेय पदार्थ कुछ भी रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है। एग्री करोगे ना इस बात से? तो वो क्या है? थर्मस एक विलगित निकाय है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो विलगित निकाय होता है वो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता, या जो अपने परिवेश में जो चीज़ें हैं उसके साथ क्रिया नहीं करता। विलगित का मतलब होता है एकदम अलग निकाय। बात समझ में आ गई होगी। थर्मस का एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट है। आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ये हमारे पास एक गोलीय चालक है और ये K परावैद्युतांक के किसी माध्यम में रखा है, ठीक है ना। ये K कोई परावैद्युतांक है, उस माध्यम में रखा है। कोई भी मीडियम आप यहाँ पे मान सकते हो, कांच मान सकते हो या मोम मान सकते हो, ठीक है ना। कोई भी आपके पास यहाँ पे मीडियम है। इस गोलीय चालक की जो रेडियस है वो हमने स्मॉल a लेट कर ली, ठीक है। हमने मान के चले हम कि जो इस गोलीय चालक की त्रिज्या है वो स्मॉल a है। अब हमने इसको चार्ज दिया प्लस स्मॉल क्यू। वो चार्ज इसकी सभी सतह पर, इसकी बाहरी सतह पर फैल गया समान रूप से। अगर आवेश किसी पृष्ठ पे समान रूप से फैल जाएगा तो वहाँ पे समान विभव उत्पन्न होगा, और जिस पृष्ठ पे समान विभव उत्पन्न होगा उस पृष्ठ को बोल देंगे हम समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है और गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए। गॉसियन पृष्ठ तो होता है स्थिर वैद्युतिकी में खींचा गया कोई भी काल्पनिक पृष्ठ। और अगर हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की, तो समविभव पृष्ठ हम उसको बोलते हैं जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। ये हमारे पास गोलीय चालक है, इसको हमने Q चार्ज दिया, वो समान रूप से फैल गया। ये बाहर की तरफ क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपको पहले भी समझाया जा चुका है पहले चैप्टर में। आपको बताया था शुरुआत में कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होंगी। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, प्लस से दूर की तरफ चलेंगी ये। अब इस गोलीय चालक की जो धारिता है, धारिता के बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, 6th लेक्चर में। उसमें हमने अच्छे से समझा था कि धारिता क्या होती है, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा था कि जो धारिता होती है वो Q/V के इक्वल होती है। जो Q और V का अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं? धारिता C। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं Q=CV। देखो, जो डायग्राम है ना, वो आपको अच्छे से समझना है। आपको डायग्राम पे ही ध्यान देना है। एक बार डायग्राम समझ लो अच्छे से, और जो भी डायग्राम में आपको चीज़ें बताई गई है वही चीज़ें आपको अपनी थ्योरी में लिखनी है। तो यहाँ पे आपके सामने थ्योरी है, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। टॉपिक का नाम क्लियर है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। माना एक विलगित गोलीय चालक किसी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, ठीक है ना। हमारे पास कोई विलगित गोलीय चालक है और K वाले मीडियम में वो रखा है। चाहे मोम हो सकता है वहाँ पे, चाहे कांच हो सकता है, कुछ भी, मतलब जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इस गोलीय चालक के पास कोई अन्य चालक नहीं है। बात क्लियर है ना। इस गोलीय चालक के आसपास कोई दूसरा चालक नहीं है। माना इस चालक को प्लस स्मॉल q आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दे दिया हमने इसको? प्लस स्मॉल q, जो कि इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। हमने इसको स्मॉल q चार्ज दिया था ना, और वो चार्ज इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया, अर्थात यह पृष्ठ समविभव पृष्ठ बन जाता है। इसके सभी जगह पे, सभी पॉइंट पे क्या होगा? विभव समान होगा, तो ये समविभव पृष्ठ होगा। इस कारण गोलीय चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होगी। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है।
अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। अब हमें ये देखना है जो हमारे पास ये गोलीय चालक है इसके पृष्ठ पे कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। अब देखो वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, और फॉर्मूला क्या होगा इसका 1/4πε0K इंटू Q/R होता है ना, और R का मतलब क्या, उसकी रेडियस, तो रेडियस मतलब दूरी कितनी है यहाँ पे a है, तो V इक्वल टू 1/4πε0K और Q/A लिख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। देखो 1/4πε0K ये हमने 4 फॉर्मूलों में यूज़ किया है अभी तक, और वो चारों फॉर्मूले क्या है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक फॉर्मूला आपको बताया था F वाला, F इक्वल टू 1/4πε0K इंटू Q1 Q2/R², ठीक है ना। फिर आपको E वाले में बताया था ये यूज़ करके, E का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0K इंटू Q/R²। फिर आपको क्या बताया था V, और V क्या है हमारा 1/4πε0K इंटू Q/R। और आपको क्या बताया था, कार्य निकालना भी बताया था, और कार्य को हम क्या बोल रहे थे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U से उसको प्रदर्शित कर रहे थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था 1/4πε0K, और यहाँ पे क्या था Q1 Q2/R, ठीक है ना, यहाँ पे R² नहीं था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अलग लिख के याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो विभव हमारे पास है, एक काम कर लो 4πε0K और A बटे में है ना, इसको इधर भेज दो, और V इधर मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में भेज दो। तो यहाँ पे क्या होगा 4πε0K इंटू A इक्वल टू कितना होगा Q/V होगा। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ पे V मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा। अब देखो हम जानते हैं कि जो Q/V होता है वो किसके इक्वल होता है, C के इक्वल। अभी तो आपको बताया था ना, जो Q/V होगा वो C के इक्वल होगा, या ऐसा भी कह सकते हो V जो डिवाइड में है ना, इसको मल्टीप्लाई में भेज दो तो Q इक्वल टू क्या होगा CV। तो आप Q/V की जगह C पुट कर दो, तब क्या होगा यहाँ से 4πε0K इंटू A इक्वल टू Q/V था ना, इसकी जगह पे क्या लिख दो C लिख दो। तो ये हमारी क्या है, गोलीय चालक की धारिता है, और उस गोलीय चालक की धारिता जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। सपोज करो आप ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब एक काम और करो, यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, निर्वात अथवा वायु हो, तब हम क्या करेंगे, K की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं और C की जगह पे C0 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी वायु की बात होगी हम C0 पुट करेंगे। अब देखो K की जगह पे 1 रख लो तो 4πε0, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें 1, और इनटू तो सेम रहेगा, और इक्वल टू में क्या है C की जगह पे C0। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, फर्स्ट को क्या करो सेकंड से डिवाइड कर दो, तो वहाँ पे क्या है 4πε0K इंटू A अपोन में क्या 4πε0, ठीक है ना, और इनटू में A भी है, और इक्वल टू, देखो ऊपर क्या था C था ना, और नीचे क्या था C0। एक काम करो 4πε0 से 4πε0 कैंसिल कर दो, ठीक है ना, A से A भी कैंसिल कर दो, तो ऊपर बचेगा K, क्या बचेगा K, और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा ना, इक्वल टू क्या C/C0। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये C0 है ना डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में भेज दो तो C इक्वल टू क्या होगा KC0। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, हमने किसी भी गोलीय चालक की धारिता की प्राप्ति की, कि कोई भी गोलीय चालक है हमारे पास, वो किसी K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, तो उसकी धारिता कितनी होगी C इक्वल टू 4πε0K इंटू A। K क्या है, परावैद्युतांक है, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। जैसे आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो न्यूमेरिकल में आपको दे दिया जाएगा कि मीडियम क्या है,
ठीक है ना। और उस मीडियम का परावैद्युतांक क्या है, तो वहाँ पे आपको के की वैल्यू मिलेगी। और अगर आपको के की वैल्यू नहीं मिलती है, उसके बजाय आपको ये बोल दिया जाता है कि माध्यम क्या है, निर्वात या वायु है, तो आप समझ जाना कि इस जो के है ना, इस के की वैल्यू कितनी है, 1 है। और सी की जहाँ पे आप सी नोट रखोगे, तो हमने साथ साथ सी नोट और सी दोनों को फाइंड कर लिया। और सी नोट में क्या रिलेशन है, आपको ये भी ध्यान रखना है, सी इक्वल टू के सी नोट। सिर्फ परावैद्युतांक का ही तो फर्क है। बात समझ में आ गई है ना। तो आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। और 4 पाई एप्सिलॉन नोट के जिन जिन फॉर्मूला में यूज हुआ है वे ये फॉर्मूले हैं, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसके बारे में हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा है, एक बार और समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है और उस चालक को हमने आवेशित किया, तो आवेशित करने में कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो जितना भी टोटल हमने काम किया, वो किया गया काम ही क्या है, हमारी स्थितिज ऊर्जा है। बात क्लियर है ना। अब इस स्थितिज ऊर्जा के लिए हम एक फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं आसानी से। देखिए क्या है वो फॉर्मूला, यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, माना किसी चालक को स्मॉल क्यू आवेश बहुत ही छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, एक स्मॉल क्यू चार्ज है पॉजिटिव, और उस स्मॉल क्यू को हमने छोटे छोटे भागों में विभाजित करके देना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया उस चार्ज को, जिससे कि चालक का विभव शून्य से उठकर v हो जाता है। चालक का औसत विभव 0 + v/2 = v/2 है। अब ये बात बहुत काम की है, इसको ध्यान से समझना। जब हमने चार्ज नहीं दिया था, या मतलब चार्ज 0 दिया था, तब विभव क्या था, 0। फिर हमने चार्ज क्यों दे दिया तो विभव क्या हुआ, v। पहले तो विभव 0 था, फिर विभव v हुआ, तो हम तो एवरेज देखेंगे ना कि एवरेज विभव कितना है। 0 + v/2, दो संख्याओं का औसत कैसे निकलता है, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर 3 संख्याओं का औसत निकालना होता तो तीनों को ऐड कर देते और 3 से डिवाइड कर देते। अब देखो यहाँ पे v/2 है हमारे पास औसत विभव, तथा चालक को संपूर्ण आवेश इसी विभव पर दिया गया है। इसी विभव पर मतलब v/2 पे ही। अब देखो हमें पता है यहाँ पे क्या लिखा है, चालक को +q आवेश देने पर किया गया कुल कार्य। चालक को स्मॉल q आवेश देने पर किया गया कुल कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुना औसत विभव, या विभव कह सकते हो आप। तो W = q मल्टीप्लाई, आवेश की जगह पे हमने क्या रखा, q, और औसत विभव तो हमारा v/2 है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, W = 1/2 qv, ठीक है ना। तो ये आपके पास W है। अब इस q की जगह हम cv भी लिख सकते हैं। q बराबर क्या होता है, cv। क्यों, क्योंकि q/v को हम क्या बोलते हैं, c। तो अगर हम q की जगह cv रख लेंगे, तो देखो cv ये वाला, इस q की जगह cv, और ये वाला v मल्टीप्लाई में रखो सेम, तो cv × v होगा तो cv², तो W = होगा 1/2 cv²। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था हमारे से, स्थितिज ऊर्जा पूछी थी ना, और हमने क्या निकाल दिया, कार्य। इस कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल U से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। ध्यान देना बात पे, हमारे पास क्या है, दो आवेशित चालक है, उन दोनों आवेशित चालकों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जो आवेश का पुनर्वितरण होगा, एक चालक से दूसरे चालक पे जो आवेश आएगा जाएगा, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और किसके बारे में पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ विभव के बारे में, कि इनका कॉमन जो पोटेंशियल है वो क्या है, जो उभयनिष्ठ विभव है वो क्या है। तो पहले डायग्राम को समझते हैं। देखो ये हमारे पास दो चालक है, ठीक है ना, गोलीय चालक मान सकते हो आप इन्हें। इनको हमने नाम दे दिया A और B। और पहले तो हम स्टडी करेंगे इनको जोड़ने से पहले, कि जोड़ने से पहले चार्ज क्या था, उनकी धारिताएं क्या थी, उन पे वोल्टेज क्या था, ठीक है ना। और फिर हम इसे एक पतले तार से जोड़ देंगे, ठीक है ना, दोनों को क्या कर देंगे, पतले तार से जोड़ देंगे और एक निश्चित दूरी पर रख के। तो फिर हम उसके बाद स्टडी करेंगे। तो ये इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं, देखो क्या लिखा है इसमें।
माना दो पृथक्कृत, पृथक्कृत का मतलब है अलग अलग, चालक ए तथा बी है, दो चालक ए और बी अलग अलग है, ये बाद की स्थिति है यहाँ पे, जिनकी धारिताएं क्रम से C1 व C2 है। पहले वाले चालक की धारिता कितनी है C1 और दूसरे वाले की कितनी है C2। इन्हें Q1 व Q2 आवेश देने पर इन पर क्रम से V1 व V2 विभव उत्पन्न हो जाते हैं। जो A वाला गोला है ये, जिसकी धारिता C1 है, इसको हमने Q1 चार्ज दे दिया और इस पे V1 विभव उत्पन्न हो गया। दूसरे पे चार्ज Q2 है ना, धारिता उसकी C2 है, तो उस पे विभव कितना उत्पन्न होगा V2। अब देखो Q1 बराबर क्या होगा C1 V1 और Q2 बराबर क्या होगा C2 V2। Q बराबर CV से आया ये, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सूत्र Q बराबर CV से, ठीक है ना। अगर हम पहले की बात कर रहे हैं तो 1 1 लगा दो और हम दूसरे की बात कर रहे हैं तो 2 2 लगा दो। बात क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यदि दोनों चालकों को एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, ये पहले की बात चल रही है, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले। अब हमने पतले तार से जोड़ दिया तो धनावेश ऊंचे विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर जाने लगता है। धनावेश जो है ना, मान लो जो भी हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उससे उसकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी तरफ चार्ज कम होगा। और कब तक प्रक्रिया चलेगी? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। अब यदि दोनों चालक एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर है, दोनों चालक एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर है जिससे कि वे एक दूसरे पर वैद्युत प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। अगर ये दोनों चालक एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर है तो इसका मतलब ये एक दूसरे पर वैद्युत प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे, तथा जोड़ने वाले पतले तार की धारिता नगण्य है। ये जो तार है ना, इसकी भी तो धारिता होगी कुछ, तो इसकी धारिता क्या है? नगण्य, मतलब ना के बराबर, बहुत पतला तार है ये। अब तब चालकों का उभयनिष्ठ विभव, अब हम चालकों का उभयनिष्ठ विभव निकाल लेंगे। तो V बराबर क्या होगा? कुल आवेश बटे कुल धारिता। पहले क्या था? देखो इसकी धारिता कितनी थी? C1 और इसकी धारिता कितनी थी? C2। इस पे वोल्टेज V1 आ गया था और इस पे वोल्टेज V2। इसको चार्ज हमने Q1 दिया था और इसको चार्ज Q2। जोड़ने से पहले की बात चल रही है। अगर हमने जोड़ दिया तो टोटल विभव हम क्या मान सकते हैं? V1 प्लस V2 यानी कि V मान सकते हैं, जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है। चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2। धारिता क्या होगी? C1 प्लस C2। अब देखो उभयनिष्ठ विभव हम कैसे निकाल लेंगे? V इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल धारिता। फॉर्मूला कहाँ से आया ये? V इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन C, ठीक है ना। तो V निकाल रहे हैं हम, तो आवेश ऊपर रखेंगे और धारिता नीचे रखेंगे। जब दोनों को जोड़ दिए तो ये देखो टोटल कितना आवेश है, और फिर हम क्या देखेंगे कि टोटल धारिता कितनी है। तो आवेश तो क्या था? Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता क्या थी हमारी? C1 प्लस C2। कुल तो यही हो जाएगी। अब C1 प्लस C2 को तो रख लो बेटे में सेम, ठीक है ना। अब जहाँ Q1 है उस Q1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? C1 V1। ध्यान दो, Q1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? C1 V1। अब Q2 की बात करो, Q2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C2 V2। तो इस तरीके से आप आसानी से उभयनिष्ठ विभव फाइंड कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए, एक बात तो कर रहे हैं हम दोनों चालकों को जोड़ने से पहले की, और एक बात कर रहे हैं हम दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की। तो जब हम दोनों चालकों को जोड़ देंगे तब हम उभयनिष्ठ विभव इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। देखो जो आवेश का पुनर्वितरण है उसमें ऊर्जा का ह्रास क्या होगा और किस तरीके से होगा, हम उसको समझेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास सेम वही है, ये हमारे पास दो चालक है A और B, ठीक है ना। इस पे चार्ज क्या है? Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2 है। इस पे विभव V1 और इस पे विभव V2 है, और उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? V होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें है क्या, जब आवेश ऊंचे विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर बहता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। यद्यपि दोनों चालकों पर आवेश की मात्रा वही रहती है, परंतु उनकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब देखो आवेश पहले Q1 था इस पे,
और फिर Q2 था। टोटल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2। तो आवेश तो वही रहेगा, लेकिन जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है ना वो कम हो जाएगी। अब स्थितिज ऊर्जा कम होगी या ज़्यादा होगी हमें कैसे पता चलेगा? जो चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा है वो भी फाइंड कर लो, और जो चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा है वो भी फाइंड कर लो। तो चलिए निकाल लेते हैं। चालकों को जोड़ने से पहले, चालकों को जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, चालकों को जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उसको आप एक काम करो, U1 मान लो। क्या मान लो? U1। देखो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। बात क्लियर है ना? अभी हमने प्रूफ किया था कि जो W है वो किसके इक्वल होता है? 1/2 CV स्क्वायर के। यही था ना? और इस W को ही हम क्या बोलते थे? U। तो U1 की अगर हम बात करें तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, ये तो है पहले वाले चालक की, और 1/2 C2 V2 का स्क्वायर ये होगी हमारे दूसरे वाले चालक की। और जब हम टोटल की बात करें, दोनों चालकों की जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जाएं क्या क्या है? पहले वाले की तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर है, और दूसरे वाले की 1/2 C2 V2 का स्क्वायर है। और जब हम टोटल की बात करें तो पहले वाली और दूसरे वाली को क्या कर दो? ऐड कर दो। लेकिन दोनों चालकों को जोड़ने से पहले है ये, अभी तक हमने तार के द्वारा दोनों चालक नहीं जोड़े। तो आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन, चालकों को जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा। एक काम करो, उसको U2 मान लो। तो U2 इक्वल टू 1/2, देखो CV स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो C का मतलब है धारिता। अब टोटल धारिता कितनी होगी? C1 प्लस C2, और V1 तो पहले वाले पे था विभव, और V2 था दूसरे वाले पे। लेकिन जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो विभव क्या होगा? उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ विभव कितना था? V। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, U2 इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 और इंटू V स्क्वायर। अब देखो आगे बढ़ाओ इसको, 1/2 जो C1 प्लस C2 है ना, इसको तो रखो सेम। अब देखो जो ये वाला V है ना, इस V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने यही लिखा है, हमारे पास क्या था? V, और V को हमने क्या लिखा था? कुल आवेश बटे कुल धारिता, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, और Q1 की जगह हमने लिखा था C1 V1, और Q2 की जगह C2 V2 अपॉन में कितना? C1 प्लस C2। यही था ना, Q बराबर होता है CV, तो Q1 बराबर होगा C1 V1, Q2 बराबर होगा C2 V2, और C1 प्लस C2 को रखेंगे हम सेम। तो इस V की जगह पे क्या रखेंगे हम? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में क्या? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे V की जगह हमने ये रख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब एक तो हमारे पास है जोड़ने से पहले वाली कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और एक है हमारे पास जोड़ने के बाद कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो, ठीक है ना। तो क्या होगी? U1 माइनस U2 इक्वल टू 1/2, क्या है वहाँ पे? C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले है, ये U1 की वैल्यू है इतनी। अब माइनस, अब देखो हम वैल्यू किसकी रखेंगे? U2 की, 1/2 C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाई में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी है? U2 की। ये वाली वैल्यू U1 की और ये वाली वैल्यू U2 की।
अब एक काम करो, इसको है ना सिंपल करो थोड़ा, u1 माइनस u2 इक्वल टू, यहाँ पे आपको 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा, c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब माइनस 1/2 c1 प्लस c2 मल्टीप्लाई, देखो इसके बटे ये है ना, और दोनों का स्क्वायर है, तो अलग अलग का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपोन में क्या लिखेंगे हम, c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दिया और नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो ऐसा करने से एक फ़ायदा होगा, इससे इसकी एक पावर कैंसिल कर लो, हो जाएगी ना पावर कैंसिल, और 1/2 यहाँ पे भी है और 1/2 यहाँ पे भी है, तो 1/2 को बाहर ही रख लो, तो क्या होगा u1 माइनस u2 इक्वल टू 1/2 तो आ गया बाहर। यहाँ पे क्या है, c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर, अब माइनस माइनस बचेगा ना। अब देखो ये 1/2 तो बाहर चला गया, यहाँ पे बचेगा ये अपॉन c1 प्लस c2। अब थोड़ा ध्यान से समझो, c1 v1 को a मान लो और c2 v2 को b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा ना, क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया अभी तक, अब c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया, अब 2ab करेंगे तो 2c1 v1 c2 v2, ठीक है ना। और बटे में क्या है, बटे में है यहाँ पे c1 प्लस c2, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, ये वाला सेम रख लिया, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1/2 था, दोनों को टोटल बाहर हमने कॉमन ले लिया। c1 v1 c2 v2 का होल स्क्वायर था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मान के इसको ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इसका एलसीएम ले लो, मतलब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगी, करो इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या चल रहा है ये हमारा u1 माइनस u2 इक्वल टू 1/2 तो बाहर है, 1/2 को तो रखो बाहर, ठीक है ना। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, c1 प्लस c2 की, इसमें पहले c1 की कर लो, तो जब हम c1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर। बात समझ गए, c1 की किस में करी, c1 v1 के स्क्वायर में। अब c1 की c2 v2 के स्क्वायर में भी करो तो क्या होगा, प्लस का c1 c2 और v2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब c2 की करो, c1 c2 v1 का स्क्वायर, c1 c2 v1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब c2 की किस में करो, c2 v2 के स्क्वायर में, तो c2 का भी स्क्वायर होगा और v2 का भी स्क्वायर होगा, c2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस c1 प्लस c2 की मल्टीप्लाई इस c1 v1 के स्क्वायर और c2 v2 के स्क्वायर में हमने कर दी। अब माइनस, ये वाला हमें माइनस करना, तो तीनों प्लस के है ना, तो तीनों माइनस के हो जाएंगे, c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, फिर c2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, फिर ये वाला भी माइनस का होगा, 2c1 v1 c2 v2, 2c1 v1 c2 v2। अब अपोन में देख लो, अपोन में क्या है हमारे पास, अपोन में क्या है, c1 प्लस c2, एलसीएम तो यही होगा ना, c1 प्लस c2, ये ब्रैकेट कर दो बंद। अब ये देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर से c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर से c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देख लो क्या क्या बचा, c1 c2 v2 का स्क्वायर, c1 c2 v1 का स्क्वायर, माइनस 2 c1 v1 c2 v2 अपोन में c1 प्लस c2,
एक बात ध्यान से समझो, C1C2 यहाँ पे भी है, C1C2 यहाँ पे भी है और C1C2 यहाँ पे भी है, तो C1C2 कॉमन ले लो, तो U1 माइनस U2 इक्वल टू 1/2 C1C2 ले लिया हमने कॉमन, और ये बटे में है ना, इसको भी बाहर निकाल लो, C1 प्लस C2। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा V2 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा V1 का स्क्वायर, और वहाँ बचेगा 2V1 V2 माइनस का, तो क्रम से लिख लेंगे इसको, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस का 2V1 V2। अब 1 मिनट के लिए जो V1 है ना उसको A मान के चलो, V2 को B मान के चलो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला तो बन गया। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB किसका फॉर्मूला होगा? A माइनस B के होल स्क्वायर का। तो इसको वही लिख लो, U1 माइनस U2 इक्वल टू 1/2 C1 C2 तो है ऊपर और C1 प्लस C2 है नीचे, और यहाँ पे क्या होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। देखो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रही है कि U1 माइनस U2 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। C1 C2 C1 प्लस C2 ये भी पॉजिटिव है, 1/2 भी पॉजिटिव है। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है ना। कैसी वैल्यू है ये? एक पॉजिटिव वैल्यू। अब U1 माइनस U2 पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये है ये बड़ी क्वांटिटी होगी और ये छोटी क्वांटिटी होगी। U1 क्या थी? दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और U2 क्या है? दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पहले वाली स्थितिज ऊर्जा थी वो ज़्यादा थी किससे? अब वाली से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ह्रास हुआ होगा। ठीक है ना। अगर मान लो आंसर आ जाता नेगेटिव तो अब बढ़ गई होगी, तो छोटे वाली में से हम बड़े वाली माइनस कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव आया होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने U1 में से U2 माइनस की, मतलब पहले वाली में से दूसरे वाली, तो आंसर हमें पॉजिटिव मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा थी अब कम है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई है। और एक चीज़ और सोचना है यहाँ पे, अगर U1 माइनस U2 आंसर मिलता 0, अगर U1 माइनस U2 आंसर क्या मिलता 0, तो तब क्या होता? U1 U2 के बराबर होता, तो ना वहाँ पे ह्रास होता और ना वहाँ पे वृद्धि होती। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आंसर हमें पॉजिटिव मिला है, और ये पॉजिटिव आंसर हमें ये बताता है कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ये हमारा 7th लेक्चर था हमारे 2nd चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर 8th लेक्चर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तब तक आप इन टॉपिक की जो भी आपको कराए जा चुके हैं उनको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप बेहिचक होकर पूछ सकते हैं। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।